नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। रिटायर्ड एयर मार्शल महेश्वरन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि इंडिया के MMRCA प्रोजेक्ट को रोकना एक बड़ी गलती थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये डिसीजन एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इससे सिर्फ फाइटर जेट मिलते नहीं बल्कि हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी बहुत फायदा होता। MMRCA प्रोजेक्ट 2000 में शुरू हुआ था। पहले 126 मिराज 2000 जेट खरीदने का प्लान था, लेकिन 2004 में ये ऑफर बदल गया और 2007 में नए टेंडर की शुरुआत हुई, जिसमें 126 जेट खरीदने का प्लान था। 2011 तक 6 एयरक्राफ्ट की शॉर्टलिस्ट बन गई थी, जिसमें फ्रेंच राफेल और यूरो फाइटर टाइफून का सिलेक्शन हुआ। राफेल सबसे सस्ता था और ये डील लग रहा था कि फाइनल हो जाएगी, लेकिन जब फाइनल नेगोशिएशन चल रहे थे तब डेसॉल्ट यानी कि राफेल की कंपनी ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के टर्म्स पे रुकावट डालना शुरू कर दिया। साथ ही डेसॉल्ट को लग रहा था कि HAL इतने हाई स्टैंडर्ड पर जेट नहीं बना सकता और HAL के साथ पार्टनरशिप में उनको डाउट्स भी थे, जो डिले का कारण बने। इस डिले के चलते 2016 में MMRCA डील को बंद कर दिया गया और इंडिया ने 36 राफेल जेट को डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के थ्रू खरीद लिया। यह डिसीजन स्ट्रेटेजिक था, लेकिन महेश्वरन ने यह कहा कि इससे इंडिया को जो इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे वो हाथ से चले गए। MMRCA डील न केवल जेट्स की खरीदारी थी बल्कि टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में ट्रांसफर करना था, जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता। महेश्वरन का कहना था कि MMRCA डील एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो हमने खो दी, और अगर ये होती तो इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का लेवल काफी आगे बढ़ जाता। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल ही में कई देशों से AL-31F इंजन का स्पीयर के लिए इंक्वायरी मिली है। ये इंजन सुखोई 30 फाइटर जेट में यूज होता है, जो अब तक रसिया से आते थे। रसिया की सप्लाई चेन में करंट वॉर के वजह से काफी डिस्टर्बन है, जिसके चलते ये इंजन और उनके पार्ट्स टाइमली सप्लाई नहीं हो पा रहा है। सुखोई 30 SM जो फ्रंट लाइन पर काफी यूज हो रहा है, उसकी वजह से मेंटेनेंस और पार्ट्स की डिमांड बढ़ गई है। AL-31F इंजन जो रसिया के UMPO ने डेवलप किया था, जो काफी रिलायबल है और दुनिया के कई देश इसे अपने सुखोई 30 जेट में यूज करते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन वॉर की वजह से रशियन मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक को काफी इशू का सामना हो रहा है। इस वजह से दूसरे देश जैसे मलेशिया, वियतनाम और अल्जीरिया HAL से स्पीयर लेने में इंटरेस्टेड है, ताकि अपने जेट्स को ऑपरेशनल रख सके। HAL ने रसिया से लाइसेंस लेकर AL-31F इंजन बनाया है, पर यह इंजन एक्सपोर्ट के लिए उन्हें रसिया से परमिशन चाहिए होती है। रसिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के चलते HAL को बिना उनकी अप्रूवल के ये पार्ट्स नहीं बेच सकता। ये सिचुएशन HAL के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि अगर रसिया से अप्रूवल मिलता है तो HAL दूसरे देशों को मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विस दे सकता है और ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अगर HAL से एक्सपोर्ट क्लियरेंस मिलता है तो इंडिया सुखोई 30 के लिए एशिया का एक मेजर MRO हब बन सकता है। यह सिचुएशन ये भी दिखाती है कि कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन डिफेंस सप्लाई चेन को इफेक्ट करता है। इसलिए अपने देश में डिफेंस सप्लाईज को डाइवर्सिफाई करने या लोकल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकती है, ताकि ऐसे डिस्टर्बन फ्यूचर में ना हो। इंडियन नेवी एक बड़ी डिफेंस डील फाइनलाइज करने की तैयारी में है, जिसमें फ्रांस से 26 राफेल M फाइटर जेट और 3 एडिशनल कलवरी क्लास सबमरीन खरीदने का प्लान है। ये डील अगले महीने PM मोदी के फ्रांस विजिट के दौरान साइन होने की संभावना है और इसका टोटल कॉस्ट $10 बिलियन है। राफेल M जेट नेवल ऑपरेशन के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है और NS विक्रांत और NS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट करियर से ऑपरेट करेगा। इन जेट में एडवांस रेडार, मॉडर्न वेपन सिस्टम और सुपीरियर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, जो नेवी की स्ट्रेंथ को काफी इनहेंस करेगा। सबमरीन की बात करें तो कलवरी क्लास सबमरीन स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लेस है और हाईली इफेक्टिव है अंडर वाटर मिशन के लिए। यह सबमरीन साइलेंटली इनेमी वेसल को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने में एक्सपर्ट है। मेजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड और फ्रेंच नेवल ग्रुप के कोलैबोरेशन से इनका प्रोडक्शन इंडिया में होगा, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बड़ा बूस्ट है। यह डील सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने का नहीं, बल्कि इंडिया और फ्रांस के स्ट्रेटेजिक टाई को और स्ट्रॉन्ग बनाने का एक बड़ा कदम है। इंडियन नेवी के मॉडर्नाइजेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ये एक गेम चेंजर होगा। राफेल M और कलवरी क्लास सबमरीन से नेवी को इंडियन ओशन रीजन में अपना डोमिनेंस इंश्योर करने में हेल्प मिलेगी। ये इन्वेस्टमेंट रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी भेजती है, जो दिखाता है कि इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को कंटिन्यूअसली अपग्रेड कर रहा है। ओवरऑल ये एक स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक होगा, जो नेवी की फ्यूचर चैलेंजेस को हैंडल करने की कैपेसिटी को और मजबूत करेगा।
पाकिस्तान ने चाइना से 40 J-35A 5th जनरेशन स्टील फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान इस डिसीजन से अपने एयरफोर्स को नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में आगे ले जाएगा। इंडियन एयरफोर्स का अपना 5th जनरेशन फाइटर AMCA Mk1 अभी 7 से 9 ईयर्स दूर है और पाकिस्तान के पास J-35A के आने से उनकी एयर सिक्योरिटी में सिग्निफिकेंट एडवांटेज हो सकती है, जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस को साउथ एशिया में बदल सकता है। पाकिस्तान का एम्बिशन यही नहीं रुकता। पाकिस्तान एयरफोर्स की ये प्लानिंग है कि 2047 तक वो अपनी फ्लीट को 5th जनरेशन जेट से भर दे, जिसमें J-35A के अलावा टर्किश कान जेट और चाइना के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से इंडिजिनस जेट भी शामिल हो सकती है। ये डेवलपमेंट पाकिस्तान को एयर सिक्योरिटी दिलाने के लिए काफी है और ये इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज का कारण बन सकता है। इंडिया को इस चैलेंज का सामना करते हुए सुखोई 57 या फिर F-35 पर डिसीजन लेना होगा और साथ ही अपने AMCA प्रोग्राम को स्पीड से कंप्लीट करना होगा। डिजाइन फाइनलाइज करने के बाद प्रोडक्शन को रैपिडली स्केल अप करना होगा ताकि अपने एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर सके। साथ ही इंडिया को अपने 5th जनरेशन फाइटर की नंबर भी बढ़ानी होगी। इसके लिए वो अपनी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को दोबारा देख सकता है। यह LCA तेजस Mk2 का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है, जो एक टेम्पोररी सॉल्यूशन हो सकता है। फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स को 6th जनरेशन फाइटर जेट पर भी काम शुरू कर देना होगा ताकि वो ग्लोबल एडवांसमेंट के साथ कम्पिटेटिव रहे। इसके लिए इंडिया को इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एक्सप्लोर करनी चाहिए, जैसे पाकिस्तान ने चाइना के साथ किया है। डिफेंस स्पेंडिंग का रीअसेसमेंट भी जरूरी होगा ताकि एडवांस एरियल प्लेटफॉर्म और R&D पर ज्यादा फोकस हो सके। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को फ्यूचर थ्रेट से निपटने के लिए अपने स्ट्रेटजी को अपडेट करना होगा। इंडिया के रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट अनमेंडेड एरियल टेक्नोलॉजी में एक बड़े एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहा है। ये प्रोजेक्ट अब क्रिटिकल स्टेज में है, जहां CCS से अप्रूवल का इंतजार है। अगर CCS अप्रूवल मिलता है तो इससे प्रोजेक्ट को जरूरी फंडिंग, रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक फोकस मिल सकती है, जो कि RPSA के लिए जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स को RPSA से काफी उम्मीद है और उन्होंने अपनी कॉन्फिडेंस को दिखाई है कि CCS इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगा। DRDO का ADE इस प्रोजेक्ट पर काफी फोकस है। ADE के साइंटिस्ट का मेन फोकस RPSA के रडार क्रॉस सेक्शन को मिनिमाइज करना है। RCS कम करने से एयरक्राफ्ट स्टील्थी बनेगा और दूसरे रडार से बच सकेगा। ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है और इसमें AI टूल्स का यूज किया जा रहा है, जो एयरक्राफ्ट के शेप और मटेरियल को रियल टाइम में एडजस्ट करता है ताकि वो रडार सिस्टम को इवेड कर सके। RPSA सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने का एक तरीका है। स्टील्थ कैपेबल UCA भी इंडियन एयरफोर्स को हॉस्टाइल एरिया में बिना पायलट के रिस्क रिकॉनेसेंस, सर्विलियंस और प्रिसीजन स्ट्राइक करने का एक मौका देगा। ये प्रोजेक्ट इंडिया के डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती से बढ़ाने में हेल्प करेगा। अगर CCS से अप्रूवल मिलता है तो ये इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगा। ये प्रोजेक्ट दिखाएगा कि इंडिया मॉडर्न और एडवांस मिलिट्री सॉल्यूशन डेवलप कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स की सपोर्ट और ADE की साइंटिस्ट के हार्डवर्क से RPSA एरियल वॉरफेयर में एक नया चैप्टर ऐड कर सकता है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।